हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका टीचर रिदम। आई एम आपका पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 13 नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इसका मतलब पार्ट 2 और 1 में हमने बहुत सारा कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास सेम बुक नहीं है तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बुक ये है इस बुक में जो जो लिखा हुआ वही उस बुक में भी लिखा होगा ना। अब सारे वेजिटेशन के फॉरेस्ट तो एक ही होंगे ना, सारे एनिमल्स भी एक ही होंगे ना, है ना? मानते हो ना? हाँ, फिर क्यों नहीं माथा चप्पी करनी, है ना? हाँ। और मैंने काफ़ी बार देखा कि जो मेरी वीडियोस होती हैं वो सब लोग पूरी नहीं देखते, तो प्लीज़ पूरी देख लो वीडियो, तभी तो आपको नॉलेज मिलेगी हर चीज़ की, है ना? वरना आपकी आधी नॉलेज रह जाएगी और फिर क्या होगा? फिर जानते हो आप लोग एग्जाम में फेल हो गए और क्या, है ना? तो लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट की हमारी ज़िंदगी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है अर्थ का, मतलब कि जितना भी लिविंग मटेरियल है अर्थ का, उसके लिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में भी आते हैं, याद रखना। हाँ, बिकॉज ऑफ द रीजन लिस्टेड बिलो। इन सारे रीजन की वजह से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज देयरफॉर नेसेसरी। इसलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सॉरी फ्रेंड्स। दे मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं, कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, है, उसको बैलेंस में रखते हैं। कैसे कैसे बैलेंस में रखते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। देखते जाओ। प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इनटू फूड एनर्जी फॉर द एनिमल किंगडम। अब प्लांट्स हमारे एकदम सोलर पैनल की तरह से काम करते हैं। सोलर एनर्जी अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे, उससे उसको यूज़ में ले आएंगे। जैसे कि सोलर पैनल क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फूड एनर्जी हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। इससे भी साबित होता है, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे हम लोग तो जिंदा कैसे रहेंगे ना भाई, है ना? हाँ। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ के लिए एक हैबिटेट की तरह काम करते हैं, कि जहाँ आराम से वाइल्ड लाइफ गुजारा कर सकती है, अपना रह सकती है। भाई ये तो हम लोग जानते थे, इतना बताने की जरूरत क्या है? चलो पढ़ लो क्या है ना? ईच बायोम हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर स्पीशीज एज यू हैव सीन। अब हर एक बायोम की अपनी खुद की पर्टिकुलर स्पीशीज होती है। अब सर ये बायोम और स्पीशीज है कौन सी? खेत की मूली। मैं बताता हूँ, पहले मैंने मूली के बारे में आपको बताया, तो फिर खेत के बारे में बताऊंगा। हाँ, तो अब जो ये मूली हैं ये बायोम के बारे में पहले पढ़ते हैं। जो ये बायोम है ये कहते हैं हम किसको? मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उसको देख लेना, है ना? अगर देख लिया तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों को बताने की जरूरत है ना। हाँ, तो उनको बताने दो। हाँ, जो बायोम हैं वो होते हैं हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सराउंडिंग में खुद को कंफर्टेबल पाते हैं। मान लो एक पूरा फॉरेस्ट है, उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो हम उसको क्या कहेंगे? एक बायोम। इस सराउंडिंग में रहने वाला एक बायोम हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर स्पीशीज। अब ये स्पीशीज कौन सी मूली है, ये किस खेत की है? जो स्पीशीज है ये हमारा और कुछ नहीं है, एक स्पीशीज मान लो, एक टाइप, है ना? एक टाइप। जैसे कि अब आप देख लो कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनमें से लायन का तो एक ही टाइप है ना। हाँ, तो वो एक स्पीशीज़ हो गई। टाइगर का अलग टाइप है, स्पीशीज़ हो गई, है ना? ऐसे स्पीशीज़ होती हैं, है ना? और इन स्पीशीज़ को हमने देख चुका है आज पिछले, जैसे लिमिंग, ये एबैक्स, बाकी भी हमने बहुत सारे देख लिए हैं। देखना है तो फिर पिछली वीडियो में जाओ, ऐसे थोड़ी दिखा दूँगा सबको। पिछली वीडियो में जाओ, पढ़ो जाके अच्छे से। दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। अब कैसे? एयर पोल्यूशन कहाँ? काला सा धुआं, और ये कहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे? मैं बताता हूँ। अब एयर पोल्यूशन में क्या होता है? कार्बन। और जब कार्बन मिलता है एयर के साथ तो वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का खात्मा कौन करेगा? प्लांट्स। तो बस कैसे रिड्यूस किया ना एयर पोल्यूशन? किया ना? हाँ। Keep down the level of greenhouse gases such as carbon dioxide. अब ग्रीन हाउस क्या होता है? अब आप देखो, इसकी हमारा पूरा एक अर्थ है ना? अब इस अर्थ में
अब अर्थ के ऊपर जो एयर की कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब उस एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, है ना। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है, जब हमारे सनलाइट सन से अर्थ के ऊपर टच होती है ना, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से पास होकर टच होती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड लेयर इतनी थिक है कि वो किसी चीज़ को बाहर जाने नहीं देती इतनी आसानी से। ये चली तो जाती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, है ना। अब यहाँ पर जो हमारे पास हमारा सूरज है उससे पहले लाइट आई, है ना। हाँ, उसने अर्थ को टच किया और आप जानते हो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना। अब पानी में तो रिफ्लेक्ट तो करेगी ना। हाँ, तो अब लाइट ने रिफ्लेक्ट किया। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये उसको अगर ट्रांसलूसेंट किसी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, जरा सी लाइट पास होने देगी और बाकी की अंदर की अब लाइट से प्रोड्यूस होगी हीट, है ना। हाँ, तो इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से हमारे 33 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है अर्थ का टेम्परेचर, सोच सकते हो, है ना। अब मान लो कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेयर नहीं होती तो अभी तक हम लोग जिंदा ही नहीं होते। क्यों? अब देखो जैसे कि अब आर्कटिक है जगह, है ना, वहाँ -70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 33 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया तो -100 पे पहुँच जाएगा ना, तो उससे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। हाँ, तो इस तरीके से हमारे इकोसिस्टम में आता है जो सारा एयर वूअर, है ना, आती है ना। हाँ, इस हिसाब से इन्होंने तो इकोलॉजिकल बैलेंस रख लिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, अगर ज़्यादा हो गई तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को इस अर्थ से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना ना। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट करने होंगे जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा सके और कार्बन का हमें कम यूज़ करना होगा। आगे, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट इन चेकिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, अब जो ट्रीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए कि कहीं सॉइल इरोजन तो नहीं हो रही। सॉइल इरोजन होती कैसे है, हमने पढ़ा था कि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी के पार्टिकल्स को, जिससे कि वो बह ना जाए एकदम पानी की तरह। है ना। हाँ, अब सॉइल इरोजन नहीं हुई स्पेशली अलोंग स्लोप्स, क्योंकि जितना स्लोप्स पर ट्रीज होंगे उतनी सॉइल इरोजन के चांसेस कम होंगे। रूट्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग फ्लड्स, मैंने आपको बता दिया। आगे, रूट्स ऑल्सो अलाउ द सरफेस रन ऑफ टू पेनिट्रेट इनटू द ग्राउंड। अब ये एक और काम करती हैं, है ना, एंड थस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी रूट्स होती है ना, हाँ, ये करती है मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब मान लो बारिश आ गई तो मिट्टी इधर उधर नहीं होगी, एकदम स्लाइडली रहेगी, है। तो अब जो पानी होगा वो मिट्टी के अंदर जाएगा, है ना। ऐसे मिट्टी के ऊपर से बह जाता है, अभी मिट्टी के अंदर बहेगा, अंदर जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो बढ़ेगा, जिससे हमारा अर्थ ये हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, तो मान दो ना, अच्छा हुआ। हाँ, ट्रीज जनरली इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ट्रीज क्या करते हैं, जनरली वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। कैसे, अब ड्यू होगी वगैरह वगैरह चीज़ होगी। अब रूट्स ने पकड़ लिया ना पानी, अब मिट्टी सख्त है तो पानी ऊपर भी कम जाएगा, है ना, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, है ना। मानते हो ना। हाँ, ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली हेल्पिंग रेनफॉल, और इसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होगी। A variety of major and minor products are obtained from forests such as timber, reeds, gums, herbs, medicinal plants, lac, flowers, leaves and tubers. इसका मतलब ट्यूबर्स, अब ट्यूबर्स नहीं पता क्या होता है, लेकिन चलो ट्यूबर्स को ऑब्जेक्टिव काम की तभी लिखा हुआ है ना। हाँ, आपका होमवर्क है क्या, आपको सर्च करना है गूगल में ट्यूबर्स का मतलब क्या होता है और कमेंट में लिखना है। अगर हाँ, एक और बात, अगर आपको अच्छे से फिर समझ आ गई ना तो कमेंट में बस लिख देना आई अंडरस्टूड। ओके। हाँ, अब यहाँ बता रखा है कि जो फॉरेस्ट है इससे हमें बड़ी सी बड़ी चीज़ काम की और छोटी से छोटी काम की चीज़ भी मिल जाती है।
अब क्या क्या मिलता है हमें, इससे ऑब्टेन होते हैं हमें टिम्बर, बहुत महंगी वैरायटी की वुड होती है। रीजन, वो भी उसी तरह की होती है ना। गम्स, गम्स मतलब की च्युइंगम होती है ना, वो भी उसके ज़्यादा पेस्ट से बनती है, ट्रीज़ के अंदर से निकले हुए कुछ ट्रीज़ के अंदर। हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, लैक फ्लावर्स, लैक लैक कहते हैं जो रबर को बनाने के लिए कोई चीज़ यूज़ होती है ना, से पेस्ट्री, उसका रिलेशन है लैक के साथ। अब आप सोच रहे हैं कि लैक के साथ क्या रिलेशन है ना। फ्लावर्स, फ्लावर्स हमें मिलते हैं। लीव्स एंड ट्यूबर्स, लीव्स मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, ट्यूबर्स मिलते हैं। ट्रीज कैन हेल्प रिक्लेम लैंड दैट हैज़ बिन ruined बाय फॉल्टी मैनेजमेंट। मतलब कि अगर आप ट्रीज को रखोगे, इसका आपने देखा होगा कि लिग्यूमिनस प्लांट्स पढ़ा होगा ना साइंस में। हाँ, तो बस लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं कि उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है उनके रूट्स में, जिसका नाम होता है राइजोबियम रेडिकोला, है ना। अब वो क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन डाल देते हैं, है ना। अब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन डालेगा तो मिट्टी और ज़्यादा हेल्दी होगी, है ना। तो बस यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा हेल्दी हो गई, जिसकी वजह जो अगर आप मतलब कि अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे हो तो भी वो हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, है ना। आ गया थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब कि अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज दिन ब दिन कम हो जाएंगे क्योंकि हम फॉरेस्ट को काटते आ रहे हैं। हर एक सेकंड में एक बहुत 1-2 एकड़ फॉरेस्ट कट रहा है ना। हाँ, तो आगे क्या है, तो अभी क्या क्या थ्रेट्स है, मतलब कि क्या क्या हमें नहीं मिलेगा इसकी वजह से। अवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज फेस अ नंबर ऑफ थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को नंबर ऑफ थ्रेट्स मतलब कि गायब होने के डर है, क्योंकि किसके फॉर्म में, डिफॉरेस्टेशन। अब हम अब कितने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं अपने ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, कितने ज़्यादा काटे जा रहे हैं सोच लो, है ना। डिफॉरेस्टेशन, मच ऑफ द फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को काट के वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा रहा है ना, क्योंकि अब ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा खाना चाहिए, जितना ज़्यादा खाना चाहिए उतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए खाने को उगाने के लिए, चाहिए ना। हाँ, तो बस उसके लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। अब आप बोलोगे कि जो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए जो प्लांट्स उगाते हैं वो भी तो ऑक्सीजन देते ही होंगे ना। नहीं भाई, वो देते तो हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, उससे हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेंस होते हैं, उनके ट्रीज बड़े बड़े होते हैं, उनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो साइकिल तेज़ी से काम करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन को बेनिफिट होता है ना। आगे है हमारा wanton destruction and depletion of forest resources for timber and wood। मतलब कि अब फर्नीचर किससे बनता है, हमारा लकड़ी से। अब हम लोग जितना ज़्यादा फर्नीचर का हमें हल्के में लेंगे, जितना ज़्यादा फर्नीचर बनवाएंगे तो उसके लिए वुड चाहिए, और वुड मिलेगा हमें पेड़ों से, मिलेगा ना पेड़ों से। हाँ, तो मान लो आपको कोई बेड बनवाना है ना, उसमें जो वुड लगेगा वो किसी बड़े पेड़ का ही लगेगा ना, है ना, बड़े पेड़ का लगेगा ना वुड। हाँ, तो बस वैसे ही अगर बड़ा पेड़ कट गया तो बड़े पेड़ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, उसमें ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स पत्ते होंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की साइकिल वहाँ फास्ट होगी। लेकिन वो पेड़ काट दिया तो अब कितना ज़्यादा हमारा लॉस हुआ ऑक्सीजन का, हुआ ना। हाँ, तो बस वैसे ही आगे है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स दैट हैज़ कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग्स। अब आप देखोगे जो ऐसे कि होते हैं ना ये पास्चुरलिस्ट, है ना, ये क्या करते हैं कि मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर में बता रखा है कौन होते हैं वो, आप देख लेना ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाले चैप्टर में, है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द कॉलोनियल रूल, है ना। वहाँ पर पास्चुरलिस्ट क्या करते हैं, वो कौन होते हैं, जो ऐसे लोग जो अपने गाय भैंसों या फिर गोट शीप ऐसे अपने जानवरों को लेके बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनको कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, वो बस यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, कभी पहाड़ों से नीचे, कभी वो कहीं किसी और लैंडफॉर्म पे जाएंगे, कभी किसी और लैंडफॉर्म पे जाएंगे, ताकि वो ग्रेज करवा सके अपने जानवरों को। अब अगर किसी जंगल में अब जानवर को खुला छोड़ दो आप, बस वो जितना खा सकते हैं वो उतना खा लेंगे, उनको पता नहीं होता कि हमें कितना खाना है, तो बस खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे,
है ना। तो अब अगर हम उनको ऐਵੇਂ ही बाहर छोड़ देंगे और उन्होंने जंगल की मान लो कितनी घास खा ली, तो फिर सीड्स नहीं बनेंगे। सीड्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जहाँ की सॉइल ही फर्टाइल नहीं होगी वहाँ तो कुछ होगा ही अच्छे से, है ना। हाँ, तो उसी हिसाब से ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए एनिमल्स की। उनको एक स्पेशल जगह पे लेके जाकर सूखी घास या फिर अलग तरीके के फूड खिलाना चाहिए। आगे, मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर्स। अब फॉरेस्ट फायर क्या होता है? जब पूरे जंगल में आग लग जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट फायर्स, मैनी ऑफ विच ऑकर ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। अब जब ह्यूमन की जो केयरलेसनेस होती है उसकी वजह से ही ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर लगती है। अब मिलियंस ऑफ एकर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा, हाँ, हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जल जाता है। हम तो फॉरेस्ट जलेंगे तो फिर पत्ते जल जाएंगे, पत्ते जल जाएंगे तो उसके से क्या होगा? क्या होगा? हमारे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। आगे है, ट्रीज आर कट टू क्रिएट स्पेसिस फॉर फार्मलैंड्स दैट हैड कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन। अब देखो यहाँ फोटो दिखा रखी है। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स हैव ऑल्सो कॉज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। देखो कितना ग्रेज कर रहे हैं लोग, इनको कोई पता नहीं है कितना खाना कितना नहीं, है ना। आगे है, हाउ टू रिजॉल्व द क्राइसिस। साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द हॉर वी मस्ट। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट के लिए एक मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक ब्रांच बिठा रखे जिस जो क्या करती है? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के नए नए तरीके निकालती है ना। अब हम उन्होंने कुछ तरीके निकाल लिए हैं, है ना। अब वी मस्ट क्या क्या करना चाहिए हमें, है ना? क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस थ्रू वेल प्लान सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। हमें नए नए प्रोग्राम्स, फॉरेस्ट प्रोग्राम्स हमें निकालने चाहिए जिसकी मदद से हम लोग पब्लिक अवेयरनेस कर सकें। टेक मेजर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं आग ना लग जाए फॉरेस्ट में। बर्नड ओवर एरिया शुड बी रीप्लांटेड एज सून एज पॉसिबल। बर्नड ओवर मतलब कि जहाँ जहाँ आग लगी है उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रीप्लांट करना चाहिए ट्रीज को एज सून एज पॉसिबल। एंड पीपल मस्ट बिकम मोर विलिगेंट, मतलब कि मोर विलिगेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए पीपल को। अंडरटेक अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? अफॉरेस्टेशन होता है जब हम पेड़ लगाते हैं नॉर्मल, है ना। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर चुके हो तो उसको रोकने के लिए जो हम फिर से पेड़ उगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। वी नीड टू रीप्लांट वास्ट एकर्स ऑफ फॉरेस्ट। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर के बारे में डिटेल्ड में एक चार्ट दे रखा है। आपको इस चार्ट को खुद पढ़ना है। अभी अगर पास ये बुक नहीं है तो अभी अभी के भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आप लोग भी सोशल अवेयर हो जाओ, सोशली अवेयर। आगे चलते तो हमें यहाँ दिखता है रीप्लांट लैंड विद फॉरेस्ट व्हेनेवर कटिंग इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर देयर फ्यूचर सप्लाईज, ताकि हम लोगों को सप्लाई मिलते रहे आगे जाके फॉरेस्ट की। आगे है, demarcate reserved and protected forest where no encroachment is allowed। मतलब कि हमें उसको साथ देना चाहिए उन फॉरेस्ट का जहाँ पर कोई भी किसी का भी आना मना है, क्योंकि वो फॉरेस्ट का वहाँ क्या होता है कि वहाँ नेचुरल साइकिल खुद ब खुद चलती रहती है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सप्लाई आता है। आगे बी अ जियोग्राफर, क्योंकि अब हम करते हैं जियोग्राफी तो एक्टिविटी करते हैं ना, है ना। बोर हो गए इतना समझ के, है ना। चलो फिर करते हैं। सिलेक्ट एनी प्लांट और एनिमल इन योर नेबरहुड। हमें सिलेक्ट करना कोई भी एक प्लांट या फिर एक एनिमल। स्टडी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजली। हमें उसको पास से देखना है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ देखनी कि वो क्या क्या करता है ना, कैसे कैसे जीता है ना, क्लोजली। एंड फाइंड आउट हाउ इट हैज़ अडॉप्टेड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस ऑफ योर रीजन। और वो कैसे क्लाइमेटिक मतलब कि रेनफॉल टेम्परेचर के कंडीशंस को कैसे वो अपना बना के रखता है अपना उसमें बैलेंस, है ना। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स एंड डिस्कस देम इन क्लास। उसको आप एक किसी भी नोटबुक में रख लो और फिर क्लास में डिस्कस करो। अब यहाँ तो क्लास में लिखा हुआ है लेकिन हमारे तो अभी स्कूल नहीं लग रहे ना, क्या करें। आपके लग रहे हो तो कर लेना क्लास में डिस्कस, हमारे तो नहीं लग रहे। और अगर कोरोना वायरस चला गया हो और आप तब वीडियो देख रहे हो तो फिर कर लेना क्लास में डिस्कस, हमें क्या है ना। और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो फिर आपने क्या करना है आपने फ़ोन किसी दोस्त को फ़ोन कर देना, फिर पढ़ाई की बातें करना गेम्स के अलावा, है ना। हाँ,
आ गया नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब कंजर्वेशन कैसे करनी है हमें वाइल्ड लाइफ की। इन नेचर देयर एग्जिस्ट अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो हमारा नेचर है यहाँ पर एक डेलिकेट बैलेंस होता है प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ का। दिस बैलेंस मस्ट नॉट बी डिस्टर्प्टेड। और जो ये डिस्टर्प्टेड है ना, बल्कि इस बैलेंस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसको जैसे चलना है इसको चलने देना चाहिए, हमें ट्रीज को नहीं काटने देना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि जैसे चल रहा है चलने दो। एज इट कुड लीड टू नॉट जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीसीज, मतलब कि ये स्पीशीज़ की मतलब कि ये और ज़्यादा रिप्रोडक्शन को भी बढ़ावा नहीं देगा, बट ऑल्सो हार्म द इन्वायरमेंट। अगर हमने उसको ऐसे चलने नहीं दिया तो फिर हमारे बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटेंट हो जाएंगे कि हमारे हम मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना डायनासोर तो रहे ही नहीं, हम काश उनको देख पाते, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो बाद में मान लो कि कुत्ते बिल्ली नहीं रहे तो फिर हमारे जो एंसेस्टर्स होंगे वो कहेंगे अरे यार ये कुत्ते बिल्ली नाम की कोई चीज़ थी, काश हम भी उसे देख पाते, वो तो सिर्फ फोटो में रह गई है हमारे लिए, है ना, मानते हो ना। हाँ आ गया वाइल्ड लाइफ बर्ड एंड फिश आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। जो वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स हैं, फिश हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए ही नहीं बट दे आर ऑल्सो सिमुलेट आर मेंटल हेल्थ एंड ब्यूटीफुल इन नेचर, है ना, कि हमारे मेंटल हेल्थ और ब्यूटीफुल नेचर के लिए भी ये जिम्मेदार हैं। सर्टन फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज फिश प्रोवाइड अस विद फूड। अब फिश वगैरह आप लोग जो लोग खाते हैं उनको तो फूड देती है ना ये, है ना, मानते हो ना। हाँ, आगे एक लास्ट डिस्कशन, ओ तेरी फिर डिस्कशन करना, ठीक है, चलो देखते हैं कि हाउ डू नेचर कम्युनिटीज अलाउ फूड चेन्स and food webs to function smoothly for survival of their species। अब यहाँ पर है कि आपने एक रिपोर्ट जैसे बनाई, क्लास डिस्कस करके एक रिपोर्ट में लिख डालना है कि नेचर, हमारे जो नेचर कम्युनिटीज़ होती हैं वो कैसे फूड चेन को अलाउ करती हैं, फूड वेब्स को अलाउ करती हैं, कैसे फूड चेन होती है कि कौन किसको खाता है, कैसे खाता है, फूड वेब्स कैसे, ये सब लोग किसको खाते हैं, वो सब लोग किसको खाते हैं, है ना, फंक्शन स्मूथली, कैसे स्मूथली फंक्शन करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, और कैसे स्पीशीज को जिंदा रहने में मदद करता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि थ्रेट्स टू वो मतलब कि हमारे कौन कौन से थ्रेट्स हैं हमारे फॉरेस्ट को। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ को कौन कौन से थ्रेट्स हैं। वाइल्ड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बिकॉज वाइल्ड लाइफ क्यों थ्रेटेंड है। अब अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारे हैबिटेट कहाँ से रहेगा हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, तो वो तो बहुत बड़ा है। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज लेड टू द श्रिंकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड कॉज द एक्सटेंशन एंड एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसका मतलब ये है कि अब काफ़ी सारे स्पीशीज़ तो गए काम से, है ना, मतलब कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन जो बाकी स्पीशीज़ हैं उनको अगर हमें ज़िंदा रखना है और उनको डेंजर में नहीं लाना है, एंडेंजर मतलब कि जो एक्सटेंट होने वाले हैं उनको डेंजर छा रहा है उनके ऊपर, वो हमने नहीं रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रीज उगाने पड़ेंगे। हंटिंग और पोचिंग ऑफ प्रॉफिट्स, रेकलेस हंटिंग फॉर स्पोर्ट्स, ओवर फिशिंग और पॉपुलेशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉइजनस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स ओवर रिवर्स आर सम ऑफ द सीरियस थ्रेट्स फेस्ड बाय वाइल्ड लाइफ टुडे। अब क्या होता है, हंटिंग, लोग हंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उसके बाद कुछ अलग अलग तरीके के कपड़े बनाने के लिए, ओवर फिशिंग मतलब कि फिशिंग ज़्यादा करते हैं, है ना, और पॉइजनस केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स फेंकते हैं रिवर के पास वाले खेतों में, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। आगे आता है हाउ टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। अब हम इस क्राइसिस को रिजॉल्व कैसे करें, क्योंकि अब तो ये हो चुका, जो उसको कैसे रिजॉल्व करें। वी मस्ट चेक दी मीनिंग्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमें डिफॉरेस्टेशन के मीनिंग को अच्छे से समझना होगा ताकि हम लोग बाकियों को अवेयर कर सके इसके बारे में। देयर मस्ट बी अ वर्ल्ड वाइड बैन ऑन यूज़ ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड वाइड बैन होना चाहिए कि वर्ल्ड में पूरा बैन होना चाहिए कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब कि एनिमल की स्किन से या फिर उनके किसी भी ऑर्गन से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। देयर मस्ट बी चेक्स ऑन रेकलेस हंटिंग फॉर स्पोर्ट्स बाय द एनचेजमेंट ऑफ लॉज। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स का जो मटेरियल होता है ना वो बहुत ज़्यादा कि फ्लैक्सीबल जैसे कुछ होते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स, है ना, तो उनको बनाने के लिए कुछ लोग खाल का यूज़ करते हैं एनिमल्स की, तो उनको नहीं करना चाहिए वो। देयर मस्ट बी कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन एमिनेटिंग फ्रॉम सीवेज। हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन पर
ताकि हम लोग सीवेज ना खाएं, इंडस्ट्रीज एंड शिपिंग वेसल्स, क्योंकि ये सारे हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। टू प्रिजर्व मरीन लाइफ, मतलब मरीन लाइफ कौन सी होती है, जो पानी के अंदर सी लाइफ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मरीन लाइफ। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इज, अब वहाँ पर, अब ताकि वर्ल्ड वाइड हम लोग कंट्रोल कर सकें ऐसी चीज़ें करने से, तो हम लोगों ने क्या बनाना है, एक वर्ल्ड के हिसाब से, मतलब कि वर्ल्ड के ऊपर निर्धारित हम लोगों ने सॉरी फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेचर के लिए फंड इकट्ठा करते हैं ये लोग, ताकि नेचर को बचाने के लिए हम लोग कर सके कुछ, है ना। तो अब ये लोग क्या करते हैं, engaged in increasing public awareness about the need for conservation of wildlife and their habitats। ये लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, क्यों बचाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। एक्टिवली वर्किंग विद गवर्नमेंट्स the world over to formulate laws and regulations and protect wildlife। कुछ लॉज बनाए इन लोगों ने ताकि वाइल्ड लाइफ बची रहे। होपफुली थ्रू all these efforts we will be able to build a future when people will live in harmony with nature। और इस एफर्ट की वजह से एक दिन ऐसा आ सकता है फ्यूचर में जब हम लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा हारमोनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा दया से रहें, मतलब कि हाँ, हम लोग उनके साथ फ्रेंडली नेचर से रहें, वो लोग हमारे साथ फ्रेंडली नेचर से रहें, और कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। आगे आता है हमारा इंडियन स्कैरिनो, पर अभी मैं इस वीडियो में तो इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इंडियन स्कैरिनो को वीडियो बना दी तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इसको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। मैं इसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई तो भी कर देना, क्या जाता है ना, हाँ, है ना। और मेरी सारी वीडियोस पूरी देखिए। अगर आपको और पूरे सिलेबस की वीडियोस चाहिए, मतलब कि पूरा SST और साइंस के सिलेबस की वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं SST और साइंस पर वीडियो बनाते रहूँगा। बेटा टाटा, बाय बाय, सी यू।